आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को बताया तारीखी मील का पत्थर। कहा लड़ाकों ने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को कर दिया चकनाचूर। वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई से नाराज मुस्लिम दुकानदार बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अकोला दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू मुस्लिम एसआईटी टीम वाले हुक्म पर लगाई रोक। मेरी बेटी बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद के वालिद का छलका दर्द। मेवात तक पहुंचे लाल किला ब्लास्ट के तार। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही ज्वाइंट तफ्तीश। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस की कार्रवाई तेज। तकरीबन 1500 लोग हुए गिरफ्तार। 200 से ज्यादा ठिकानों पर हुई छापेमारी। लाल किला ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया बयान जारी कर बताया आरोपियों से नहीं है कोई ताल्लुक। दिल्ली ब्लास्ट के मुतासरीन से मिले पीएम मोदी। ब्लास्ट पर अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली ब्लास्ट पर भारत को मिला मुस्लिम ममालिक का साथ। सऊदी अरब, यूएई, ईरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ उठाई आवाज। बिहार इलेक्शन के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर लीडर शकील अहमद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार इंतखाबात एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने। तेजस्वी ने एग्जिट पोल्स को बताया नफसियाती दबाव। तुर्की का मिलिट्री प्लेन हादसे का शिकार। 20 फौजी थे सवार। गम में डूबा तुर्की। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ करते हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की नाकामी का दावा करते हुए इजराइल की चुटकी ली है। हमास के सियासी ब्यूरो के मेंबर ओसामा हमदान ने एक बयान में कहा कि इजराइल के खिलाफ छेड़ा गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड फिलिस्तीनी कौम के लिए एक तारीखी मील का पत्थर रहेगा, क्योंकि हमास ने इस खतरनाक ऑपरेशन में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के भरम को तोड़ दिया है। और ऐसा इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इजराइल के मुसलसल जुल्म के बावजूद हमास और एक भी फिलिस्तीनी ने घुटने नहीं टेके। 2 साल की जंग के दौरान किसी भी लड़ाके ने सफेद झंडा नहीं उठाया, हथियार नहीं सौंपे, बल्कि जियोनी शासन की ईंट से ईंट बजा दी। यही वजह है कि इजराइल को घुटनों पर आकर सीजफायर डील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा लंबे समय से चल रहे इजराइल फिलिस्तीनी तनाजे को हल करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर मरकूज है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इसके बजाय ग्रेटर इजराइल के अपने ख्वाब को साकार करने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है और इसके लिए वो एक लंबे अरसे से अपने ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यही वजह है कि 2 साल पहले हमास के हमले के बहाने नेतन्याहू ने ऐसी जंग छेड़ी जिसकी जद में लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और यमन समेत मिडिल ईस्ट के कई मुल्क आए। इसके बावजूद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बेजोड़ हमलों और जद्दोजहद ने इजराइल के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब नेतन्याहू की इसी शिकस्त पर हमास ने फिर चुटकी ली है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान ने बयान दिया कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड फिलिस्तीनी कौम के लिए एक तारीखी मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इसने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का भरम चकनाचूर कर दिया है। हमदान ने कहा कि अक्टूबर 2023 की शुरुआत में कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने जो ऑपरेशन शुरू किया था वो दरअसल इजरायली हुकूमत के खात्मे के लिए पहला सफा साबित हुआ। हमदान के मुताबिक सबसे खतरनाक हमला कत्लो गारतगिरी नहीं थी, बल्कि नेतन्याहू का वो बयान था जिसमें उसने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को हकीकत में बदलने की बात की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इजराइल इस इलाके में एक जालिम हुकूमत है जो सिर्फ फिलिस्तीनियों पर ही नहीं बल्कि लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, ईरान और कतर पर भी हमला कर रहा है। आज के बयान में हमदान ने मजीद कहा कि गजा पट्टी पर 2 साल से जारी इस कत्लेआम और जंग के बावजूद इजरायली निजाम अपने किसी भी ऐलान शुदा मकसद में कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार इजराइल को मजबूर होकर फिलिस्तीनियों के साथ सीजफायर के लिए झुकना पड़ा। हमास ने गजा में 1 से ज्यादा मर्तबा जंगबंदी का समझौता किया, लेकिन कब्जे वाला इजराइल हर बार अपनी जुबान से मुकरा है। 2 साल के बाद पूरी दुनिया ने ये हकीकत मान ली कि तमाम तकलीफों और तबाही के बावजूद फिलिस्तीनी कौम टूटी नहीं और जंग की शिद्दत ने उनके इरादे कमजोर नहीं किए। हमदान ने आखिर में कहा कि ट्रंप का 20 पॉइंट्स वाली गजा डील शुरू से ही खोखली थी, क्योंकि इजराइल ने कई बार सीजफायर डील को तोड़ा है और सैकड़ों मासूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर डाला है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तक जाने वाले रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। इसी मंसूबे के तहत दाल मंडी में लगभग 187 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने मकानों और दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर इस हुक्म की मुखालफत की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाने वाले रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के नाम पर लगातार मकान और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में दाल मंडी में दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी है, लेकिन वीडीए और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई से पहले ही दाल मंडी के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके सड़क पर उतर गए और मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं। इन दुकानदारों की मांग है कि कार्रवाई से पहले इन्हें मुआवजा दिया जाए और बहाली का इंतजाम किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी है। यहाँ सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है, लेकिन इसको लेकर दुकानदारों और इंतजामिया के बीच तनाजा खड़ा हो गया है। हुकूमत इस कार्रवाई को तरक्की का नाम दे रही है, वहीं दुकानदारों के लिए ये कार्रवाई उनकी रोजी रोटी छीनने वाली कार्रवाई है। दावा है कि इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी के लोग मुतासिर हो रहे हैं। गौरतलब है कि दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई से पहले पीडब्ल्यूडी की तरफ से मकानों और दुकानों के मालिकों को नोटिस दिया गया और उन्हें कुछ ही घंटों की मोहलत दी गई। अकोला फिसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें एसआईटी टीम में हिंदू और मुस्लिम अफसर शामिल करने की बात की गई थी। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत की रिव्यू पिटीशन के बाद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एसआईटी में मुस्लिम और हिंदू अफसरों को शामिल करने के हुक्म पर रोक लगा दी है। इस बेंच की सदारत CJIBR गवाही कर रहे थे। ये मामला मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ नाम के एक नौजवान से जुड़ा है, जिसने शिकायत की थी कि उसने मई 2023 में अकोला फिसाद के दौरान 4 लोगों को एक शख्स पर हमला करते हुए देखा था। बताया गया कि हमलावरों में से एक शख्स के सियासी ताल्लुक थे। अफजल के मुताबिक जब उसने इस कत्ल की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। हमले में अफजल को सिर में चोटें आई। बाद में उसके वालिद ने पुलिस SP अकोला से भी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कत्ल के शिकार शख्स की पहचान विलास महादेव राव गायकवाड़ के रूप में हुई थी, जो एक मुस्लिम शख्स की ऑटो रिक्शा चला रहे थे। अफजल का कहना था कि हमलावरों ने गायकवाड़ को मुस्लिम समझकर मार दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सितंबर में एक हुक्म दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में फर्क करते हुए तहकीक नहीं की गई और एक SIT टीम बनाने के हुक्म दिए थे, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों ऑफिसर शामिल हों। महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इसी हुक्म के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। CJI गवाही ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि 3 जजों की पीठ ने सितंबर 2025 में जस्टिस संजय कुमार की सरबराही वाली 2 जजों की बेंच के उस हुक्म पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों बिरादरी के सीनियर पुलिस ऑफिसर शामिल किए जाएं। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद दहशतगर्द मॉड्यूल की जांच में लखनऊ में ATS ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर छापामारी की है। एजेंसियों ने डिजिटल सबूत जुटाए, जबकि शाहीन के वालिद ने बेटी को बेकसूर बताया है। दिल्ली में मौजूद लाल किले के पास हुए कार धमाके और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद मुल्क भर की सिक्योरिटी एजेंसियां एक्शन में हैं। इसी दौरान फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। अब तहकीकात जारी है। इस बीच डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद उनके वालिद शाहिद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बेटी को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा कि शाहीन एक डॉक्टर है और वो अपने काम में मसरूफ रहती है। वो किसी भी तरह की दहशतगर्दी सरगर्मी में शामिल नहीं हो सकती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। शाहीन के खानदान में उसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी और एक दूसरे भाई शोएब भी हैं। ATS ने खानदान के सभी फर्द से पूछताछ की और कुछ मशकूक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। लाल किले के पास हुए ताकतवर धमाके में अब NIA ने अपनी जांच तेज कर दी है। NIA ने हरियाणा के मेवात के मौलवी इश्तियाक को हिरासत में ले लिया है। मौलवी इश्तियाक वही शख्स है जिसने मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अपना कमरा किराए पर दिया था। मौलवी इश्तियाक को जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। उससे NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट इंटेरोगेशन कर रही है, यानी दोनों मिलकर उससे पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली विस्फोट मामले में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि मुल्जिम मुजम्मिल ने तफ्तीशकारों को बताया है कि उसने और उमर ने इलाके में धमाके के पहले लाल किले की रेकी की थी। जराये के मुताबिक मुजम्मिल से पूछताछ की गई है और उसके फोन से डेटा डंप से भी कई जानकारी सामने आई है। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने कहा कि अगले साल 26 जनवरी के लिए हमले का मंसूबा और इसके तहत लाल किले के आसपास के इलाके की रेकी की गई थी। जराये ने कहा कि मुजम्मिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उनका इस दिवाली पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमला करने का भी मंसूबा था, लेकिन इसे अंजाम नहीं दिया जा सका। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने सख्ती दिखाई है। पुलिस घर घर जाकर जांच कर रही है, गाड़ियों की तलाशी हो रही है, दुकानों और दूसरे इदारों में तहकीकात जारी है। दहशतगर्द मॉड्यूल की जांच हो रही है। 200 से ज्यादा JEI के ठिकानों पर छापा मारा गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के लिए मुबैना तौर पर काम करने वाले एक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 को हिरासत में लिया है। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर लाल किले में हुए विस्फोट के लिए इनके जिम्मेदार होने का शुबा है। ये गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है और अब तक कुल 56 डॉक्टरों से पूछताछ की जा चुकी है। यही नहीं, मॉड्यूल से जुड़े लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस ने 4 दिन में 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही पुलिस ने श्रीनगर के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर का नाम तजामुल अहमद मलिक है। वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। डॉक्टर मलिक SHMS अस्पताल में काम करता था। पुलिस ने उसे करण सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब डॉक्टर से पूछताछ करेगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मंगल को दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम और तेज कर दिया गया था। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के लाल किला इलाके में होने वाले खौफनाक धमाके के बाद पूरे मुल्क में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस अफसोसजनक वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए जलगांव जिला एकता तंजीम ने एडिशनल जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। ये मेमोरेंडम तंजीम के ओहदेदारों फारूक शेख, जकी अहमद और नदीम मलिक ने पेश किया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदे ने मुल्क में अमन, इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने की अपील की। एकता तंजीम ने अपने मेमोरेंडम में मुतालबा किया कि लाल किला धमाका मामले के मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई की जाए और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली चरमपंथी सरगर्मियों के खिलाफ असरदार कदम उठाए जाएं। हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़े अल फलाह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया। वेबसाइट खोलते ही स्क्रीन पर एक धमकी भरा मैसेज दिखाई दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी को बंद करने और इस्लामिक जिहाद करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात कही गई। हालांकि कुछ घंटों बाद वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। वेबसाइट पर लिखा था, भारत की जमीन पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। अगर भारत में रहना है तो अमन से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वालों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसे वार्निंग समझें, क्योंकि हम तुम्हारी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पर नजर रख रहे हैं। इसे बंद करो वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। फरीदाबाद पुलिस ने यहाँ टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर, कुछ तलबा और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की है। सबसे बड़ा शक डॉक्टर मुजम्मिल शकील पर है, जो अल फलाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में काम करते थे। उनके कमरे से भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली बम धमाका केस में अपना मौकिफ पेश करते हुए कहा है कि उनका मुलजिमों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ यहाँ मुलाजिमत किया करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली बम धमाके के मुलजिम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर अदील रदर से किसी भी तरह के रिश्ते से सख्त इनकार किया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाकर इंस्टीट्यूट की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक की बरामदी के बाद दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी करते हुए कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इन अफराद से कोई जाती या इदारे सतह का कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि ये दोनों अपने आधिकारिक ओहदे पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी भी तरह के संदिग्ध मवाद या रसायन का इस्तेमाल या जखीरा नहीं किया गया है। पीएम मोदी भूटान से वापस लौटते ही सीधे दिल्ली वाक़े LNJP अस्पताल पहुंचे। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह धमाके के कुछ देर बाद ही अस्पताल पहुंचे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से लौटते ही सीधे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके जल्दी सेहतयाब होने की दुआ की। अस्पताल में इंतजामिया और डॉक्टरों ने उन्हें वाक़ये और जख्मियों की हालत के बारे में तफसील से बताया। बता दें कि वजीर आजम मोदी आज एक हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। वजीर आजम मोदी LNJP अस्पताल में करीब 20 से 25 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने जख्मियों से किसी भी तरह की और मदद के बारे में भी पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दिल्ली में हुए बम धमाके में जख्मी हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया, सभी के जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि साजिश के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं भाजपा के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट में लिखा, एक ऐसा लीडर जो 24 घंटे कौमी मुफाद के लिए और दुश्मनों से भारत की हिफाजत के लिए वक्फ रहता है। भूटान से वापस दिल्ली उतरते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी दारुल हुकूमत में हुए धमाके में
जख्मी लोगों से मिलने सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। बिहार इंतखाबात के नताइज को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नताइज सामने आ चुके हैं। नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को आवाम के एतमाद का सबूत बताया है। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजों का 14 नवंबर को ऐलान होगा। ऐसे में बिहार इंतखाबात 2025 को लेकर कई एग्जिट पोल्स के नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इस बार भी एनडीए को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है। इन रुझानों के सामने आते ही एनडीए के कारकुनों में जश्न का माहौल बन गया है। वहीं दूसरी जानिब महागठबंधन ने इस एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि हकीकी नताइज तस्वीर बदल कर रख देंगे। आरजेडी के तर्जुमान ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा इक्तदार वाली जमातों के हक में झुके रहते हैं। आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है, ये वोटों की गिनती के दिन साफ हो जाएगा। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें और महागठबंधन को महज 70 से 90 सीटें मिलने का अंदाजा है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एनडीए इत्तेहाद को 143 सीटें जबकि महागठबंधन 95 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद को 184 से 209 सीटें जबकि महागठबंधन को महज 32 से 49 सीटें मिलने का इम्कान है। वहीं दीगर को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सियासत के इसी बढ़ते तपिश के बीच महागठबंधन के वजीर आजम पद के उम्मीदवार और असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सर्वे को मीडिया प्रोपेगेंडा और नफसियाती दबाव का हथियार बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की आवाम ने तारीखी तौर पर तब्दीली के लिए वोट किया है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 की सभी सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे वक्त में सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर शकील अहमद का इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार के कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर शकील अहमद ने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला भारी दिल से पार्टी के कुछ रहनुमाओं से इख्तिलाफ की वजह से लिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उनका यकीन कांग्रेस की पॉलिसियों और उसूलों पर अब भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल दुखी है, मैं बिहार इंतखाबात में टिकट तकसीम को लेकर भी दुखी हूं। शकील अहमद ने अपने खत में लिखा कि वो 1985 से अब तक 5 बार कांग्रेस से एमपी रह चुके हैं। उनके वालिद भी कांग्रेस से जुड़े सीनियर रहनुमा थे, जिनके इंतकाल के बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि पार्टी की रुकनियत छोड़नी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इंतखाबात के दौरान कोई गलत पैगाम जाए, इसलिए राय दही खत्म होने के बाद ही मैंने अपना इस्तीफा अवामी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी की वजह से इस बार वो इंतखाबी कैंपेन में सरगर्म नहीं रह पाए, लेकिन उम्मीद जाहिर की कि इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और इत्तेहाद की एक मजबूत हुकूमत बनेगी। लाल किले के पास हुए जबरदस्त धमाके के बाद मुस्लिम ममालिक ने भारत के साथ यकजहती का मुजाहिरा किया है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और मालदीव ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की महकमाए वजारत ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि वो तशद्दुद और दहशतगर्दी की सभी सरगर्मियों के खिलाफ हैं। सऊदी अरब ने भी विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए ताज़ियत करते हुए भारत को अपनी हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ ही कतर, मालदीव और दोस्त ईरान ने भी हमले की मजम्मत करते हुए भारत के साथ यकजहती का इजहार किया है कि वो इन मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करता है और सिक्योरिटी और इस्तेकाम को कमजोर करने के मकसद से की जाने वाली सभी तरह के तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की मुखालफत करता है। वजारत ने मुतासिरा के खानदानों, भारत सरकार और आवाम के लिए गहरी ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। साथ ही सभी जख्मियों की जल्द सेहत की दुआ की। नई दिल्ली में वाक़े सऊदी अरब के सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि किंगडम दोस्त भारत के लिए गहरी ताजियत और हमदर्दी का इजहार करता है। इसमें कहा गया है कि सिफारत खाना मुतासिरा के खानदानों, भारत की सरकार और आवाम के लिए ताजियत का इजहार करता है। इसमें जख्मियों के जल्दी ठीक होने और भारत और उसके दोस्त जैसे लोगों की हिफाजत की दुआ करता है। ईरान ने भी दिल्ली में हुए विस्फोट पर भारत को सपोर्ट किया है। नई दिल्ली में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया कार विस्फोट के हादसे में कई भारतीय शहरियों की मौत और जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार करता है।
लाल किला केस में अब टेरर एंगल पूरी तरह से सामने आ चुका है और इसके पीछे जैश ए मोहम्मद और दीगर तंजीम से जुड़े एक सफेद पोश दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश होता दिख रहा है। उधर दिल्ली ब्लास्ट पर पाक के वजीर दिफा खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुए लाल किला धमाके में अब टेरर एंगल पूरी तरह सामने आ चुका है और इसके पीछे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवा उल हिंद से जुड़े एक सफेद पोश दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश होता दिख रहा है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से कंट्रोल होने वाली दहशतगर्द तंजीम है जो वहां बैन होने के बावजूद खुलेआम फल फूल रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार इस ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान का नाम किसी तरह नहीं लिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर अगले कुछ घंटों में भारत इसके लिए हमें कसूरवार ठहराए। और वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद पाक के वजीर दिफा सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, मैं अपनी मशरिकी और मगरिबी पड़ोसियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान उनके साथ लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है। हम एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां हम अपने मुआशी फायदे को मजबूत कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुआशी बेड़ियां खोल रहे हैं। तुर्की का एक मिलिट्री कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में 20 फौजी एहलकार सवार थे। इस अफसोसजनक वाकये से पूरा तुर्की गम में डूबा हुआ है। ये वाकया अजरबैजान की सरहद के करीब जॉर्जिया के सिगनागी इलाके में पेश आया। वाकये के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने वाज़ेह मालूमात दिए बगैर हलाक होने का इशारा दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक बयान जारी करके इस वाकये में शहीद हुए अफराद को खिराजे अकीदत पेश किया और इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए दुआ की। हालांकि उन्होंने वाकये में कितने अफराद की मौत हुई इसका कोई तफसीली जिक्र नहीं किया। वहीं तुर्की की वजारत दिफा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस अमर की तस्दीक की कि तुर्की का C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन तबाह हो गया है। वजारत ने बताया कि ये प्लेन अजरबैजान से परवाज भरकर तुर्की वापस लौट रहा था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।